दोस्तों नमस्कार। जनचौक के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम का नाम है पोस्टमार्टम। इसमें हम किसी खास शख्स, स्थान या फिर घटना की पूरी पड़ताल और चीरफाड़ करेंगे और फिर इस प्रक्रिया में उसके हर पहलू को समझने और फिर उसको आपके सामने लाने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। सबसे पहले आप यह वीडियो देखिए। आपको शर्म नहीं आती है क्या राहुल? क्या शर्म नहीं आती है? क्या शर्म नहीं आती है? गुंडागर्दी करते हो, बूढ़े को गिरा दिया जाता है। इतना कौन सा गुंडागर्दी करते हो? ये वीडियो संसद सत्र खत्म होने से ठीक एक दिन पहले का है। घटना स्थल संसद का मकर द्वार है। इन्हें तो आप पहचानते ही होंगे। संसद में कोई भी मसला हो, सत्ता पक्ष की तरफ से बोलने के लिए ये सज्जन सबसे अगली कतार में होते हैं। नाम है इनका निशिकांत दुबे। जनाब झारखंड के गोड्डा से सांसद हैं। लोकसभा परिसर में विपक्ष के नेता राहुल गांधी से जिस लहजे में बात कर रहे हैं, ऐसा कोई सड़क पर किसी आम नागरिक के साथ भी करने से परहेज करेगा। इनकी यह हरकत ना तो संसद और ना ही एक सांसद के तौर पर उनकी गरिमा के अनुरूप। सिर्फ उनके मुंह के बोल ही नहीं गड़बड़ हैं, ज़हनी तौर पर भी ये दुरुस्त नहीं दिखते। झूठ बोलते बोलते ये उसके आदी हो गए हैं और ऐसा करने के लिए वो किस हद तक जा सकते हैं, इसी घटना के एक और वाकये से समझा जा सकता है। बीजेपी के ही एक सांसद के बुलावे पर राहुल गांधी के घायल सांसद प्रताप चंद्र सारंगी के पास जाने की घटना को भी ये ट्विस्ट दे देते हैं और अपने एक ट्वीट में लिखते हैं कि गुंडागर्दी के बाद दोबारा राहुल गांधी प्रताप सारंगी जी को धमकाने आए। इन पर विस्तार से बात होगी, लेकिन आइए सबसे पहले इसकी पूरी पृष्ठभूमि को समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल बीजेपी अब कोई राजनीतिक पार्टी नहीं रह गई है। अब वह एक गैंग की तरह काम कर रही है। पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह इसके शीर्ष नेता जरूर हैं, लेकिन नेता शब्द अब उनके लिए बेमानी हो गया है, क्योंकि दोनों बिल्कुल गैंग के सरदार की तरह काम करते हैं और पार्टी है उन्हीं के इशारों पर चलती और काम करती है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जो कभी सौहार्दपूर्ण रिश्ते हुआ करते थे, अब वो इतिहास हो गए हैं। रिश्तों में अब सिर्फ दुश्मनी बची है। रोजाना कोई न कोई विपक्ष का नेता एजेंसियों के निशाने पर होता है। इस कतार में सबसे ऊपर कांग्रेस के नेता राहुल गांधी हैं। सत्ता पक्ष का बस चले तो वह आज ही सजा दिलवा कर राहुल गांधी को जेल की सीखचों के पीछे डाल दे। इस नजरिए से उसने कितनी कोशिशें कर डाली, लेकिन कोई कामयाब नहीं हुई। लोकसभा में विपक्ष के नेता के तौर पर सम्मान देने की बात तो दूर, सत्ता पक्ष के नेता अक्सर उन्हें देशद्रोही और नक्सली कहते मिल जाएंगे। और अब तो वो अर्बन नक्सल की तरह यहाँ घुस गया है। उनसे जुड़ा सारंगी मामला तो छात्र संघों में होने वाली छात्र राजनीति की नौटंकी को भी मात देता दिख रहा है। ग्राम स्टेंस और उनके 2 मासूम बच्चों की हत्या के आरोपी रहे सारंगी का भेष भले ही साधु का हो, लेकिन एक्टिंग में वह बड़े से बड़े एक्टरों को भी मात देते दिख रहे हैं। इस घटना का ना तो कोई सबूत है और ना ही सीसीटीवी फुटेज, लेकिन माथे पर लगी एक चोट के तिल को बीजेपी ने देखते देखते ताड़ में तब्दील कर दिया और विपक्ष के नेता के खिलाफ हत्या के प्रयास तक का मुकदमा दर्ज करा दिया गया। इस मामले में भी जिस सांसद ने सबसे आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया वो निशिकांत दुबे हैं। मकर द्वार से लेके आरएमएल अस्पताल तक उनकी सक्रिय भूमिका देखी जा सकती है। विपक्ष के किसी नेता को चुप कराना हो या फिर उसको अपमानित करना हो, मोदी शाह की जोड़ी उनको ही आगे कर देती है। यह बात अब किसी से छिपी नहीं है कि सदन और सदन से बाहर विपक्ष के 2 नेता राहुल गांधी और महुआ मोइत्रा सत्ता पक्ष के गले की फांस बन गए हैं। लाख कोशिशों के बाद भी ना तो ये डर रहे हैं और ना ही चुप होने के लिए तैयार हैं। इसके लिए महुआ मोइत्रा के घर पर ईडी की रेड डलवाई गई, फिर लोकसभा के आखिरी दिनों में उनकी सदस्यता तक छीन ली गई। गुजरात की एक कोर्ट से फैसला होने के बाद राहुल के साथ भी यही किया गया। हालांकि बाद में उनकी संसद सदस्यता सुप्रीम कोर्ट से बहाल हो गई। इसके पहले नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी द्वारा उनको कितना परेशान किया गया था, इसको पूरे देश ने देखा। इन तमाम दबावों
धमकियों और रेडों के बावजूद इन नेताओं की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ा। राहुल गांधी हैं कि चट्टान की तरह खड़े हैं। यही बात सरकार को नागवार लग रही है और वह कतई हार मानने के लिए तैयार नहीं है। लिहाजा उसने अब अपने कुछ सांसदों को राहुल गांधी और महुआ मोइत्रा के पीछे शिकारी की तरह छोड़ दिया है। उनमें सबसे प्रमुख नामों में निशिकांत दुबे और गोली मारो फेम अनुराग ठाकुर का नाम शामिल है। इस कड़ी में निशिकांत सांसद कम अब शूटर ज्यादा लगने लगे हैं। आगे बढ़ें इससे पहले हम अगर इनके बैकग्राउंड के बारे में भी कुछ जान ले तो ज्यादा बेहतर होगा। निशिकांत दुबे रहने वाले भागलपुर के हैं। उनकी शुरुआती बीए तक की पढ़ाई वहीं भागलपुर में ही हुई, लेकिन बाद में वह देवघर में रहने वाले अपने मामा के घर चले गए। उनके मामा पेशे से इंजीनियर थे। निशिकांत घर से बहुत मजबूत नहीं थे। यह बात उन्होंने खुद संसद के भीतर भी कबूल की है। उन्होंने कहा कि आपातकाल के दौरान उनके पिता की नौकरी चली गई थी, लिहाजा परिवार को बेहद गुर्बतों के दौर से गुजरना पड़ा। इस तरह की स्थितियों में पूर्वांचल और बिहार में ननिहाल आमतौर पर लोगों का सहारा बनता है। निशिकांत के साथ भी शायद यही हुआ। मामा से यह प्रगाढ़ता उनकी परिस्थितियों की उपज थी। वहां से उन्होंने बहुत सारी चीजें हासिल की। पत्नी अनामिका गौतम के रूप में उन्हें जीवन साथी मिला जो खुद उनके सगे मामा की बेटी हैं। तो राजनीतिक मंजिल की पहली सीढ़ी भी यही मिली। गोड्डा के एक पत्रकार का कहना था कि जनार्दन प्रसाद वहां जनसंघ के नेता हुआ करते थे और लोकसभा के लिए भी 1977 में वह निर्वाचित हुए थे। उनका निशिकांत दुबे के मामा से कुछ संपर्क था और फिर उन्हीं की अंगुली पकड़कर उन्होंने दिल्ली का रास्ता तय किया। वैसे तो वह खुद को एबीवीपी का कार्यकर्ता बताते हैं, लेकिन एक स्थानीय पत्रकार का कहना था कि यह सही बात नहीं है। जनार्दन के जरिए ही उनका संपर्क बीजेपी के दिवंगत नेता प्रमोद महाजन से हुआ और फिर प्रमोद महाजन के साथ चंदा वसूली करते करते कॉर्पोरेट और सत्ता के गलियारों के बीच वह कब एक मजबूत पुल बन गए या उनको भी पता नहीं चला। और फिर इसी के साथ इनका कार्यक्षेत्र दिल्ली के सत्ता के गलियारों से लेकर आर्थिक राजधानी मुंबई तक फैल गया। इस दौरान इनको एसआर कंपनी में बड़ा पद मिला। हालांकि उस समय ना तो इनके पास ऐसी कोई डिग्री थी और ना ही अलग किस्म का हुनर। इस बात को उन्होंने खुद एसआर के संस्थापक शशि रुइया को दी गई अपनी श्रद्धांजलि में एक दूसरे रूप में स्वीकार की है। आपको बता दें इसी नवंबर महीने में रुइया का निधन हुआ है। इस मौके पर श्रद्धांजलि स्वरूप जारी अपनी एक ट्वीट में सांसद निशिकांत ने कहा कि शशि अंकल जिनके साथ काम करने का मौका मिला, एक गांव से आए मेरे जैसे लड़के को बिना कुछ सोचे कंपनी की बड़ी जिम्मेदारी निदेशक तक की दी। ऐसे में किसी के लिए भी समझना कठिन नहीं है कि बगैर उस क्षेत्र की योग्यता के कोई बड़ी जिम्मेदारी किसी को मिलती है तो उसकी दूसरी क्या वजह हो सकती है। जिस तरह की चल अचल संपत्ति उन्होंने भागलपुर से लेकर पटना और दिल्ली से लेकर मुंबई और गुड़गांव के बीच बनाई है, वह किसी के लिए अपनी बड़ी से बड़ी नौकरी में होने वाली कमाई के जरिए हासिल कर पाना बहुत मुश्किल है। कहा जाता है कि इसी बीच इनका संपर्क दिल्ली में वरिष्ठ बीजेपी नेता लाल कृष्ण आडवाणी की बेटी प्रतिभा आडवाणी से हो गया और गोड्डा, जहां ना तो इनका कोई आधार था और ना ही जमीन, प्रतिभा आडवाणी की मदद से उन्होंने 2009 का वहां का लोकसभा का टिकट हासिल कर लिया और पैराशूट प्रत्याशी के तौर पर गोड्डा उतर गए। वहां उन्होंने चुनाव लड़ा और कांग्रेस के लोकप्रिय नेता फुरकान अंसारी को 6000 वोटों से हराया। जबकि फुरकान अंसारी कांग्रेस के बेहद लोकप्रिय नेता हुआ करते थे और अविभाजित बिहार विधानसभा वह 5 बार विधायक रह चुके थे और 2004 में उन्होंने गोड्डा लोकसभा से भी जीत हासिल की थी। इसके पीछे भी एक कहानी है। बताया जाता है कि फुरकान अंसारी ने जेएमएम के कद्दावर नेता और गुरुजी के नाम से मशहूर शिबू सोरेन के लिए कुछ अपमानजनक शब्द कह दिए थे, जिससे नाराज होकर कांग्रेस और जेएमएम के बीच गठजोड़ के बावजूद सोरेन के बड़े बेटे दुर्गा सोरेन ने आखिरी क्षणों में वहां से जेएमएम के पर्चे पर नामांकन कर दिया और घर लौट आए। बाद में वह वहां प्रचार करने तक नहीं गए। बावजूद इसके उन्हें 90,000 वोट मिले और इस तरह से चतुष्कोणीय मुकाबले में निशिकांत जीत गए और एक बार जब जीत गए तो फिर जीत का यह सिलसिला
निकल पड़ा, जिसमें अपने किस्म का मुस्लिम विरोधी ध्रुवीकरण उनके चुनाव का मुख्य एजेंडा होता है। झूठ और फरेब के ताने बाने से बनी निशिकांत दुबे की शख्सियत के दो अभिन्न हिस्से हैं। पहले बात फ्रॉड से जुड़े आरोपों की करते हैं। खुद उनकी डिग्री को लेकर भी कई सवाल हैं। 2009 और 2014 के अपने इलेक्शन एफिडेविट में उन्होंने DU से पार्ट टाइम MBA की डिग्री लिखी थी, लेकिन इस सिलसिले में जब सांसद महुआ मोइत्रा ने दिल्ली विश्वविद्यालय में RTI डाली तो उसका जवाब आया कि माननीय सदस्य के नाम का इस तरह का कोई अभ्यर्थी जैसा कि शपथ पत्र में दावा किया गया है, साल 1993 में DU के MBA प्रोग्राम में ना तो प्रवेश लिया और ना ही पास हुआ। दिलचस्प बात यह है कि अगले 2019 के लोकसभा चुनाव में दुबे ने इस MBA की डिग्री का जिक्र तक नहीं किया। उन्होंने केवल राजस्थान की एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी की PhD डिग्री का जिक्र किया, जिसे उन्होंने 2018 में हासिल करने की बात की है। महुआ मोइत्रा ने अपने ट्वीट में लिखा कि कृपया नोट करिए, कोई भी UGC से PhD बगैर किसी मास्टर की बैड डिग्री के नहीं कर सकता। उसके बाद उससे भी ज्यादा दिलचस्प बात यह हुई कि दुबे ने प्रताप यूनिवर्सिटी के PhD आवेदन में DU के MBA की डिग्री का जिक्र नहीं किया। यहाँ उन्होंने प्रताप विश्वविद्यालय से एक दूसरी MBA की डिग्री का जिक्र किया है, जिसे उन्होंने 2013 से 15 में हासिल करने की बात कही है। मोइत्रा ने इस पर चुटकी लेते हुए कहा कि जनाब को डिग्री इकट्ठा करने का शौक है, नहीं जानता उनमें से कौन काम कर जाए। इस पर उन्होंने आगे कहा कि मैं माननीय सदस्य की प्रताप यूनिवर्सिटी में जो उस समय पूरा वक्ती MP थे के MBA की क्लास में उपस्थिति को देखना चाहूंगी। हालांकि सांसद निशिकांत दुबे ने चुनाव आयोग के हवाले से इन सारे आरोपों को खारिज कर दिया। इसी तरह के एक फ्रॉड उनके नाम जमीन खरीद का है। देवघर में उन्होंने 30 एकड़ जमीन ली थी, जिसकी डीड को वहां के तत्कालीन डिप्टी कमिश्नर मंजूनाथ भजंत्री ने रद्द कर दिया। निशिकांत ने इसके खिलाफ झारखंड हाई कोर्ट में अपील की है, जो मुकदमा अभी जारी है। दलित समुदाय से आने वाले मंजूनाथ भजंत्री के इस फैसले से नाराज निशिकांत दुबे अब उनके पीछे पड़े रहते हैं। गोड्डा के ही एक स्थानीय पत्रकार ने बताया कि इस घटना के बाद से चुनाव के किसी भी आयोजन में भजंत्री की ड्यूटी नहीं लगती है। भजंत्री को हमेशा चुनाव प्रक्रिया से अलग कर दिया जाता है और जैसे ही JMM की सरकार आती है वह फिर से उन्हें अच्छे पद पर बहाल कर देती है। इस बार भी उनके साथ यही किया गया और उस पर निशिकांत दुबे ने यह कहकर अपनी खुशी जाहिर की कि चुनाव आयोग का आभार। झारखंड के चुनाव में सेल्फ हेल्प ग्रुप और राष्ट्रीय आजीविका मिशन की कोई भूमिका नहीं होगी। भजंत्री अब सचिवालय में भजन कीर्तन करेंगे। एक ट्वीट में उन्होंने यहाँ तक कहा कि बिल्ली की अम्मा कितने दिन खैर मनाएगी। भाजपा सांसद, उनकी पत्नी अनामिका गौतम, उनके 2 बेटों और अन्य के खिलाफ धोखाधड़ी के जरिए जिले में एक निजी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल को हड़पने का आरोप है। इस सिलसिले में शिवदत्त शर्मा ने जसीडीह पुलिस स्टेशन में एक प्राथमिकी दर्ज कराई है, जिसमें उन्होंने दुबे और उनकी पत्नी अनामिका गौतम पर बाबा बैद्यनाथ मेडिकल ट्रस्ट का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। PMCH नाम का यह अस्पताल शिवदत्त शर्मा का था और वह एक परित्रण ट्रस्ट बनाकर इसका निर्माण करवा रहे थे। इसके लिए उनको PNB से 93 करोड़ रुपए का लोन भी मिला था, लेकिन MCI यानी मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के 2009 में कुछ नियमों में परिवर्तन करने के चलते अस्पताल को उससे मान्यता नहीं मिल पाई। लिहाजा PNB ने उस लोन को NPA में तब्दील कर दिया। इस बीच निशिकांत दुबे और उनकी पत्नी ने अस्पताल के मालिक शर्मा से घनिष्ठता स्थापित कर ली और इसी कड़ी में चीजों को ठीक कराने के आश्वासन के साथ उन्होंने भरोसे में लेकर उनके सभी कागजात हासिल कर लिए और फिर उन कागजों का बेजा इस्तेमाल कर बैंक से अस्पताल की संपत्ति की नीलामी का आदेश पारित करवा लिया। इस कड़ी में उन्होंने बाबा बैद्यनाथ मेडिकल ट्रस्ट नाम का एक दूसरा ट्रस्ट बनवा लिया, जिसमें उनकी पत्नी उसकी चेयरमैन है और दोनों बेटे सदस्य। इसके साथ ही एक अग्रवाल परिवार को भी इससे जोड़ लिया। दिलचस्प बात यह है कि इस नीलामी में बोली लगाने वाला अकेले बैद्यनाथ ट्रस्ट ही था। शर्मा का आरोप है शुरू में कई सेल कंपनियों और संदिग्ध स्रोतों से ट्रस्ट में पैसा जमा करवाया गया और बाद में पुलिस और प्रशासन के बल पर दुबे ने अस्पताल पर कब्जा कर लिया और फिर उसी अस्पताल और उसकी जमीन के आधार पर SBI ने
बैद्यनाथ ट्रस्ट को 88 करोड़ रुपए का लोन सैंक्शन कर दिया और इस तरह से नीलामी में तय हुई न्यूनतम कीमत 60 करोड़ 10 लाख रुपए की धनराशि का ट्रस्ट के जरिए भुगतान कर दिया गया। शर्मा का आरोप है कि इस विवादित जमीन पर ना तो किसी को लोन मिल सकता था और ना ही कोई कब्जा कर सकता था, लेकिन एसबीआई के अफसरों की मिली भगत के जरिए यह सब कुछ संपन्न करा लिया गया। विवाद का दायरा कुछ संपत्तियों तक सीमित नहीं है, यहाँ तक कि निशिकांत दुबे देवघर के जिस घर में रहते हैं वह भी विवादित है और यह किसी विधवा महिला से हासिल किया गया है, जिसमें उसके हिस्से के पूरे पैसे नहीं दिए गए और उस पर कब्जा कर लिया गया। अब आइए इनके झूठ की भी पड़ताल कर लेते हैं। इसमें बाहर और आम जीवन में बोले गए झूठों का हम कोई जिक्र नहीं करेंगे, वह तो उनके दैनिक जीवन का हिस्सा है। यहाँ संसद में बोले गए उनके झूठों का जिक्र करेंगे, जहाँ ऐसा करने पर किसी सदस्य के खिलाफ प्रिविलेज मोशन लाने से लेकर सदस्यता तक जाने का खतरा रहता है और वह किसी चौराहे से भी बड़ा प्लेटफॉर्म है जिसको पूरा देश देख और सुन रहा होता है। निशिकांत दुबे ने उस जगह पर कितने आत्मविश्वास के साथ झूठ बोले हैं, हम उनको यहाँ गिनाना चाहेंगे। अभी ताजा मामला है अंबानी के बेटे की शादी का। उन्होंने भरी संसद में कहा कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने भी तमाम नेताओं के साथ उस शादी में हिस्सा लिया था, जबकि यह 100% झूठ था। कि आप चंदा भी खाओ, आप उनके शादी में भी जाओ और उसके बाद गाली देते रहो, चूंकि वो डिफेंड करने वाले नहीं है, तो आप जो है ये काम करो। इस देश का कौन ऐसा पॉलिटिशियन है जो अंबानी के शादी में नहीं गया? कौन ऐसा आदमी है? इनके पार्टी के जो महासचिव है प्रियंका गांधी, क्या वो शादी में नहीं गई? क्या बात कर रहे हो आप? और इसका उसी समय कांग्रेस के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने तुरंत खंडन भी किया। प्रियंका गांधी जी attend Ambani's marriage, which is totally wrong, sir. Which is totally wrong. Every time he is telling this galat baat. You are allowing that out. इसी तरह का एक दूसरा झूठ उन्होंने संसद में गोड्डा में रेल ले जाने के संदर्भ में बोला है। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस के शासन के दौरान गोड्डा ट्रेन का मुंह नहीं देख पाया और जब उनके प्रयासों से वह रेल की पटरी बिछी और उस पर रेलगाड़ी चली तो 5 लाख से ज्यादा लोग उसे देखने के लिए इकट्ठा हुए। जसीडीह और पिरपौती के बीच 127 किलोमीटर की यह रेल लाइन 2012 में मनमोहन सिंह के कार्यकाल में ही पास हुई थी और उसके लिए तत्कालीन सरकार ने 900 करोड़ रुपए मुहैया कराए थे। हालांकि इसके उद्घाटन के मौके पर निशिकांत दुबे ने विपक्षी पार्टी के विधायक प्रदीप यादव के साथ सांसद पद की गौरव और गरिमा तक को तार तार कर दिया और उद्घाटन के इस मौके पर उनके साथ हाथापाई करने से भी बाज नहीं आए। यह बात अलग है कि 10 सालों के मोदी शासन में उनके नाम भी 12 किलोमीटर लंबी रेल लाइन चलाने की उपलब्धि दर्ज है, जिसकी पटरी कौड़ैया हाट से हसडीहा के बीच बिछी है। हालांकि इसी के साथ गोड्डा में अडानी के पावर प्लांट के लिए अलग से रेल लाइन बिछाई गई है। यह बात अलग है कि उसकी बिजली ना तो गोड्डा को मिलती है और ना ही देश को, वह सीधे बांग्लादेश को सप्लाई की जाती है। दिलचस्प बात यह है कि कारपोरेट और उसमें भी अडानी के आगे बीजेपी सांसद का मुस्लिम विरोध और राष्ट्र प्रेम गोता लगाने लगता है। झूठ तो शायद गोड्डा सांसद के जीवन का हिस्सा बन गया है और उसको बोलने लिखने तक से भी वह परहेज नहीं करते। सावरकर को उन्होंने अंडमान की जेल में 28 साल बंद करवा दिया, जबकि सच्चाई यह है कि वह 1911 में बंद हुए थे और 6 चिट्ठियों के माफीनामे के बाद अंग्रेजों ने उन्हें 1921 में रिहा किया। ऊपर से जनाब दूरसंचार और आईटी पर बनी संसदीय समिति के अध्यक्ष हैं, जिसके दायरे में सूचना और प्रसारण मंत्रालय भी आता है, जिसकी जिम्मेदारी ही सही और तथ्यपरक सूचनाएं मुहैया कराना है तथा देश और समाज में फैलने वाले झूठ और अफवाहों पर लगाम लगाना है। ऐसे में अगर जनाब खुद ही झूठ फैलाने और गलत सूचनाओं के स्रोत बन जाएं, तो वह किसकी जांच कर पाएंगे और उसका क्या करेंगे? देश में चलने वाले गलत कामों के हर खाने में सांसद जी ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। ऐसे में अपराध कैसे बचा रह सकता था? इनके खिलाफ 8 आपराधिक केस चल रहे हैं। इनमें से कुछ बेहद संगीन है, जिसमें उनके खिलाफ धमकी के अपराध की धारा 506 के अलावा चीटिंग और फोर्जरी की धारा 420 भी लगी हैं। सुरक्षा के साथ फोर्जरी की धारा 467 के भी वह आरोपी हैं। उन पर सरकारी अफसरों के साथ दुर्व्यवहार करने की धारा 332 लगी है। चीटिंग के उद्देश्य से फोर्जरी की धारा 468 भी उनके खाते में दर्ज है। सरकारी नौकर के साथ विश्वासघात की धारा 409 के दुबे आरोपी हैं। इसके साथ ही इनके ऊपर 153 बी के तहत भी धाराएं
लगी हैं, जिसके तहत विभिन्न धार्मिक समुदायों के बीच नफरत और घृणा फैलाने का मामला बनता है। इसके अलावा जानबूझकर किसी को अपमानित करने की धारा 504 भी इनके खाते में है। इनमें 7 मामले दुमका के MP MLA स्पेशल कोर्ट में चल रहे हैं, जिनमें कई 420 और 120B जैसी संगीन धाराओं वाले भी हैं, जबकि एक मामला रांची के MP MLA स्पेशल कोर्ट में है, जो धुरवा थाना क्षेत्र से जुड़ता है। संपत्ति के रूप में गोड्डा सांसद के पास 72 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति है। इसमें 28 करोड़ 32 लाख चल संपत्ति है, जबकि 43 करोड़ 87 लाख रुपए की अचल संपत्ति शामिल है। संपत्ति के मामले में पत्नी अनामिका गौतम उनसे आगे हैं। पत्नी के नाम कुल 51 करोड़ 13 लाख रुपए की चल अचल संपत्ति है, जबकि निशिकांत के नाम 21 करोड़ रुपए की संपत्ति है, जिसमें 6 लाख रुपए नगद हैं। 1 करोड़ रुपए अलग अलग बैंकों में जमा है। बॉन्ड्स, शेयर, डिवेंचर के रूप में 10 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश है। LIC और इंश्योरेंस में उन्होंने तकरीबन 3.5 करोड़ रुपए लगाए हैं। पर्सनल लोन और एडवांस के तौर पर इन्हें 13 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति मिली है। सांसद जी के पास तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए की ज्वेलरी है। इस तरह से इनके पास चल संपत्ति के तौर पर कुल 30 करोड़ रुपए हैं। अचल संपत्ति में दुबे जी के पास कृषि भूमि के रूप में 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति है। गैर कृषि संपत्ति में 14 करोड़ रुपए का भागलपुर में फार्म हाउस है, और इसी तरह से 22,996 वर्ग फुट की भागलपुर में एक और जमीन है, जिसकी कीमत 10 करोड़ रुपए है। गुड़गांव में भी इनके पैर पड़े हैं, और वहां उनकी 1684 वर्ग फुट की एक कमर्शियल प्रॉपर्टी है, और उनके पास मुंबई, दिल्ली के सैनिक फार्म, लुटियन जोन्स में फ्लैट और बिल्डिंग हैं। सैनिक फार्म की बिल्डिंग की कीमत 3.5 करोड़ रुपए है। जंतर मंतर रोड पर स्थित धवनदीप अपार्टमेंट में उनके 2066 वर्ग फुट के फ्लैट की कीमत 1 करोड़ 68 लाख रुपए है। राजधानी पटना में भी इनका एक फ्लैट है, जिसकी कीमत 25 लाख रुपए है। भागलपुर में अलग से एक फ्लैट है, जो 40 लाख रुपए का है। ये तो रहे रिहायशी फ्लैट। दिलचस्प बात यह है, इनमें से ज्यादातर संपत्तियां इनके लोकसभा सदस्य बनने से पहले खरीदी गई हैं। इन पर कुल 8 करोड़ रुपए की देनदारियां भी हैं। जैसा कि मैंने ऊपर बताया, निशिकांत की ज्यादातर संपत्तियां उनके सांसद बनने के पहले खरीदी गई हैं। इसका मतलब यह कतई नहीं है कि उन्होंने उसके बाद संपत्ति बनाना बंद कर दिया। उन्होंने संपत्ति खरीदी जरूर है, लेकिन उसमें पैसे कम लगाए और संपत्ति ज्यादा बनाई। यानी उन्होंने इसके लिए पद और पावर का इस्तेमाल किया, या फिर अवैध तरीके से संपत्तियों पर कब्जा करने की कोशिश की। यही वजह है कि बाद वाली सारी संपत्तियां उनके राजनीतिक प्रभाव वाले क्षेत्र देवघर और गोड्डा में हैं, और ज्यादातर विवादित हैं। देवघर के पास इलाके में उन्होंने तकरीबन 29 एकड़ की जमीन अपनी पत्नी अनामिका गौतम के नाम खरीदी, और इसमें भी बताया जा रहा है 19 करोड़ रुपए कीमत की यह जमीन महज 3 करोड़ रुपए में खरीदी गई, और वह भी नगद पैसे से। बीजेपी और संघ से जुड़े विष्णुकांत झा ने इस खरीद के खिलाफ यह आरोप लगाते हुए FIR दर्ज करा दिया कि पूरी खरीद ही गलत है, और इससे सरकार को बड़े राजस्व का नुकसान हुआ है। FIR रद्द करवाने के लिए अनामिका झारखंड हाईकोर्ट पहुंच गईं, जहां से उन्हें राहत तो मिली, लेकिन विष्णुकांत ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी, और अब वहां यह मामला लंबित है। निशिकांत को सदन के भीतर जैसे गांधी परिवार, और खासकर उसमें भी राहुल गांधी तथा TMC सांसद महुआ मोइत्रा को ही टारगेट करने के लिए भेजा गया है। ऐसा कोई मौका नहीं होता जब गोड्डा सांसद राहुल गांधी या फिर महुआ मोइत्रा को निशाना नहीं बनाते हैं, और इस कड़ी में वो कई बार सारी मर्यादाओं को भी ताक पर रख देते हैं, और पूरा हमला कमर के नीचे दिखने लगता है। मसलन बीते सत्र में अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी की जात पूछकर जिस विवाद को खड़ा किया था, उसको आगे बढ़ाने में निशिकांत भी परहेज नहीं किए। कि अनुराग सिंह ठाकुर जी ने जो उनके ऊपर आरोप लगाया जाति, तो जाति है ही नहीं ना। आप ये समझें कि वो कहते हैं कि जो मैं हूं वो दिखता नहीं, मैं जो दिखता हूं वो मैं नहीं, तो वो साधु है। और इस देश में कहा गया है कि जात न पूछो साधु का जाति नहीं पूछना है, और जब साधु का जात नहीं पूछना है तो अनुराग सिंह ठाकुर जी ने गलती कर दी, उनसे जात पूछ लिया। इसी कड़ी में वह गांधी परिवार पर व्यक्तिगत हमला करने से भी नहीं चूकते, और न ही नेताओं की
वरिष्ठता का ध्यान रखते हैं। सोनिया गांधी को निशाना बनाते हुए जब वह बेटे के सेट करने और दामाद को भेंट करने की बात कर रहे होते हैं तो दरअसल वह सोनिया गांधी जैसी वरिष्ठ नेता को न केवल अपमानित कर रहे होते हैं बल्कि उनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप भी लगा रहे होते हैं। सोनिया जी, मुझे जो लगता है कि उनके पार्टी की उनकी दो मनस्थिति है। वो एक हिंदू सभ्यता संस्कृति में बिलीव कर रही है, इसीलिए अलौकिका पंडिता की तरह जो पूरा किताब में लिखा हुआ है कि क्या क्या करना चाहिए एक भारतीय नारी को, उसका पूरा का पूरा पिक्चर सोनिया जी देती है। उनको दो काम करना है, बेटे को सेट करना है और दामाद को भेंट करना है। बात इतने तक सीमित रहती तो कोई बात नहीं थी। राहुल गांधी पर आरोप लगाते हुए वह उन्हें अर्बन नक्सल, देशद्रोही और विदेशी ताकतों के साथ मिलकर देश के खिलाफ साजिश लगाने जैसे बयान देने से भी रत्ती भर परहेज नहीं करते। और अब तो वो अर्बन नक्सल की तरह यहाँ घुस गया है। कल देवेंद्र फडणवीस जी ने जो कल बयान दिया है महाराष्ट्र के असेंबली में, वो बहुत ही डिजास्टरस है कि अर्बन नक्सलवाद के साथ, विदेशी लोगों के साथ काठमांडू में किस तरह से मीटिंग हुई। बात बात में राहुल गांधी के खिलाफ झूठ बोलने और मानहानि का केस करने वाले बीजेपी के नेता ऐसे आरोप लगाते हैं जिनका ना तो कोई सिर होता है और ना ही पैर। सिलसिला यही नहीं रुकता। राहुल गांधी की शख्सियत को नीचा दिखाने और उन्हें हंसी का पात्र बना देने के लिए बीजेपी ने क्या क्या नहीं किया। एक दौर में बीजेपी के नेता उन्हें पप्पू कहकर ही संबोधित करते थे। बाकी नेता तो अब समझ गए हैं कि ऐसा बोलना खुद ही हंसी का पात्र बन जाना होगा, लिहाजा उन्होंने छोड़ दिया। लेकिन निष्कांत अपनी बिहारी थेतरई पर अभी भी कायम हैं। राहुल गांधी और बच्चे में कोई फर्क नहीं है। राहुल गांधी के बिना संसद जो है जिस तरह से सूना लगता है, वैसे भी यदि ट्वीट नहीं करें तो लोगों को जो है मजाक का एक साधन नहीं मिले। तो देश भर में जब भी उनका ट्वीट आता है तो लोग उसके बड़े चाव से इसीलिए देखते हैं कि वो मजाक के पात्र बनते हैं। मैंने पहले ही बताया था कि निष्कांत के लिए नेताओं का मान सम्मान और मर्यादा कोई मायने नहीं रखती है। सदन में रिजर्वेशन के मसले पर एक बार उन्होंने न केवल राहुल गांधी बल्कि पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू पर जिस लहजे में हमला किया वह किसी संवैधानिक परंपरा और मर्यादा की श्रेणी में नहीं आता है। गांधी परिवार पर हमले की कड़ी में उन्होंने न केवल झूठ बोला बल्कि शिष्टाचार की सारी सीमाएं पार कर दी। अंबानी की शादी में प्रियंका गांधी के शामिल होने की बात कहकर पहले उन्होंने झूठ बोला और फिर उन्होंने तोते की बहन करार देकर परोक्ष रूप से राहुल गांधी पर ही निशाना साधा। कहिए कि तोते की बहन जो है शादी में गई, इतना मान लीजिए सर। इस भाषा का इस्तेमाल सड़क और चौराहे पर भी लोग करने से परहेज करते हैं। निष्कांत संसद के भीतर उसको बगैर किसी शर्म हया के बोलते हैं। संसद परिसर में मकरद्वार पक्ष और विपक्ष के बीच जिस लड़ाई का मसला बना हुआ है, निष्कांत जी उसकी तुलना पार्लियामेंट पर 13 दिसंबर को हुए आतंकी हमले से करते हैं। उनका कहना है कि राहुल गांधी ने उसी तरह का हमला किया है, लेकिन यह बाइट देते हुए उनके हाथ में जो लाठी प्ले कार्ड के बहाने लाई गई है वह बताती है कि हमले के मकसद से कौन आया था और हमला किसने किया है। इसी दिसंबर के महीने में 13 दिसंबर को पाकिस्तान ने हमारे संसद पर हमला किया था। 19 दिसंबर को गांधी परिवार ने 2024 में उन चीजों को दोहराया और बाहर टीवी पर तो वह हमले की सारी सीमाएं ही पार कर देते हैं। अडानी के खिलाफ विपक्ष और खासकर अडानी के हमले का जब सत्ता पक्ष कोई जवाब नहीं दे पा रहा था और सदन में उस पर बहस भी करने के लिए तैयार नहीं था, तब उसकी काट करने के लिए सत्ता पक्ष द्वारा सोरोस के मुद्दे को उठाया गया और उसकी अगुवाई के लिए निशिकांत दुबे को चुना गया, जिसमें वह राहुल गांधी को विदेशी ताकतों से प्रभावित सोरोस का एजेंट और ना जाने क्या क्या बोल डाले। यह मुद्दा सत्ता के इशारे पर उठाया गया था। उसका सबसे बड़ा उदाहरण उनके द्वारा किया गया यह ट्वीट है, जिसमें वह बताते हैं कि मुझे मिली जानकारी के अनुसार लोकसभा में मेरे द्वारा पूछे गए जॉर्ज सोरोस व कांग्रेस पार्टी व गांधी परिवार, राजीव गांधी फाउंडेशन तथा सैम पित्रोदा के ग्लोबल नॉलेज की जांच शुरू हो गई है। विदेशी फंडिंग के साथ देश तोड़ने का षड्यंत्र तथा उनके समर्थकों का असली चेहरा उजागर होगा। गांधी परिवार पर हमले की कड़ी में सारी सीमाएं पार कर देने का नतीजा यह होता है कि कांग्रेस के एक सांसद मरियम टैगोर को इन आपत्तिजनक और अपमानजनक टिप्पणियों के खिलाफ स्पीकर को पत्र लिखना पड़ता है।
ऊपर से वह खुद को भारतीय संस्कृति और परंपरा के असली वारिस होने का तमगा भी देने से बाज नहीं आते। और इस कड़ी में वह कांग्रेस की संसदीय समिति की चेयरपर्सन सोनिया गांधी के साथ मुलाकात की एक ऐसी घटना का जिक्र करते हैं जिसमें खुद सोनिया ही पहल कर उनसे बात करती हैं। उसी तरह से सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ भी निष्कांत मोदी शाह के शूटर का काम करते रहे हैं। राहुल गांधी और महुआ मोइत्रा दोनों के खिलाफ हमले का एक और कारण इनका अडानी पर मुखर होना भी बताया जाता है, जबकि गोड्डा पावर प्लांट से लेकर पीएम मोदी के जरिए तक निष्कांत का अडानी के साथ रिश्ता बेहद मजबूत है। इसलिए यह न केवल राजनीतिक आरोप तक सीमित होता है बल्कि इसके पीछे बड़ा आर्थिक लाभ भी छिपा हुआ है और इन दोनों के केंद्र में निष्कांत आ जाते हैं। यही वजह है कि जब महुआ मोइत्रा के खिलाफ पैसे के बदले सवाल पूछने का आरोप लगाया गया था और स्पीकर द्वारा तुरंत जांच बैठाकर उन्हें सदन से बाहर कर दिया गया, उस समय उनके खिलाफ जो सबसे ज़्यादा मुखर होकर बोला था वह निष्कांत दुबे ही थे। अपने एक ट्वीट में वह कहे थे, सवाल संसद की गरिमा, भारत की सुरक्षा व कथित सांसद की प्रोप्रिएटी, करप्शन एंड क्रिमिनलिटी का है। जवाब देना है कि दुबई में NIC मेल खुला कि नहीं, पैसे के बदले प्रश्न पूछे कि नहीं, विदेश जाने के खर्च किसने उठाए, लोकसभा स्पीकर या फिर विदेश मंत्रालय से विदेश जाने का परमिशन लिया कि नहीं। इसी सत्र में महुआ मोइत्रा का जब संविधान पर भाषण खत्म हुआ तो सदन के नियमों का हवाला देते हुए निष्कांत खड़े हो गए और उनके भाषण के कुछ अंश को कोट करते हुए अपनी बात रखने का उन्होंने प्रयास किया, लेकिन उसमें कोई तत्व न होने के चलते डिप्टी स्पीकर ने उनकी गुजारिश को खारिज कर दिया। विपक्ष के प्रति इनका रवैया कितना हिकारत भरा होता है और इस मामले में वह मानवीय रिश्तों और उसकी गरिमा तक को ताक पर रख देते हैं। उसका एक ताज़ा उदाहरण झारखंड विधानसभा चुनाव के दौरान एक सभा में सामने आया जब कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे की तबीयत बिगड़ गई और पीएम मोदी तक ने उनसे फोन पर बात कर उनका हाल चाल लिया, लेकिन उस पर गोड्डा सांसद का रवैया बिल्कुल अलग था। उस दिन भी वह उन पर व्यंग करने से बाज नहीं आए। अपने एक ट्वीट में उन्होंने लिखा कि कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे जी, आप मोदी जी के लिए जरूर जिंदा रहेंगे क्योंकि तब तक एक देश एक चुनाव आ जाएगा। और इसी तरह की 4 चीज़ें उन्होंने गिनाई जो अपने कंटेंट में सांप्रदायिक थी। दिलचस्प बात यह है कि जिसका स्तर खुद इतना गिरा हो और जो संसद के स्तर को किसी प्रणाली में बदल देने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा हो, वह विपक्ष को सीख देने से भी परहेज नहीं करता है। वह अपने एक ट्वीट में कहते हैं कि काश विपक्ष के सांसद संविधान की चर्चा का स्तर बढ़ा पाते। इस बात पर हम कुछ नहीं कहेंगे, आप ही फैसला कीजिए, लेकिन एक बात जरूर कहेंगे, आत्मविश्वास हो तो फिर निष्कांत जैसा। जनचौक के लिए मैं महेंद्र मिश्र।